आज हम लोग का फर्स्ट क्लास है इकोनॉमिक्स का। तो कोई भी चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बार हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि क्वेश्चन किस तरह का रहेगा, क्वेश्चन पैटर्न क्या रहेगा, ये सब्जेक्ट में क्या है नहीं है। ठीक है, तो आईएससी क्लास 11 इकोनॉमिक्स, हम लोगों का जो पेपर का फॉर्मेट है, पेपर का फॉर्मेट में चेंजेस आए हैं। ठीक है, मतलब पिछला 10 साल से जैसे आ रहा था ना क्वेश्चन, अब वैसा नहीं आएगा। तो कैसे आएगा? मेरा एक वीडियो है, देखना यूट्यूब में एक वीडियो होगा, इकोनॉमिक्स क्वेश्चन पैटर्न क्लास 12। तो जो 12 का है वही इकोनॉमिक्स 11 का रहने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं रहेगा। ठीक है, तो उसको देख लेना है, या फिर स्पेसिमेन पेपर देखना, बोर्ड्स का अपलोडेड होगा ड्राइव में, उसको देख लेना। या फिर जो इस ईयर एग्ज़ाम दिया है ना 2023 में, कोई अगर 12 का एग्ज़ाम दिया है तो उसका भी क्वेश्चन पेपर लेके तुमको फॉर्मेट समझ में आ जाएगा। पेपर पे क्या किया है ना, एमसीक्यू इंट्रोड्यूस कर दिया है। एमसीक्यू है, शॉर्ट आंसर्स है, लॉन्ग आंसर्स है, सब है। तो उससे तुम लोगों को समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो तुम शॉर्ट वीडियोज़ है, 2-3 मिनट का वीडियो है, तुम पूरा देख लेना, पेपर का फॉर्मेट तुमको वो समझ में आ जाएगा। ठीक है, आज हम लोग का फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे हम लोग इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 1, जिसका नाम है डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अच्छा, इकोनॉमिक्स का मतलब क्या है? तुम लोग तो आईएससी से हो, 10 में इकोनॉमिक्स था ही, तो 11, 9, 10 में तो इकोनॉमिक्स पढ़े हो ना, तुम लोग का तो था। तो क्या मतलब इकोनॉमिक्स का? कुछ तो रफ आइडिया होगा ना, ये इसको बोलते हैं सर इकोनॉमिक्स। वेल्थ, नेशन ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या चीज़ का पढ़ा है? जैसे हम तुमसे पूछे इंग्लिश, तुम बोलोगे सर इंग्लिश ग्रामर का पढ़ा है, लैंग्वेज का पढ़ा है, लिटरेचर है। हिस्ट्री, सर हिस्ट्री पास्ट का पढ़ा है। ज्योग्राफी, सर ज्योग्राफी में हम लोग क्लाइमेट पढ़ते हैं, वाटर रिसोर्सेज के बारे में पढ़ते हैं, सॉइल के बारे में पढ़ते हैं, वेजिटेशन के बारे में पढ़ते हैं। तो इकोनॉमिक्स में हम लोग किसके बारे में पढ़ते हैं, क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? इसका सब्जेक्ट मैटर क्या है? इकोनॉमिक्स में हम लोग क्या क्या चीज़ के बारे में पढ़ते हैं? वेल्थ हो गया एक, और वेल्थ के बारे में पढ़ते हैं, इनकम के बारे में पढ़ते हैं, डिमांड सप्लाई के बारे में पढ़ते हैं, बहुत सारा चीज़ के बारे में पढ़ते हैं। समझ में आ रहा है बात? इकोनॉमिक्स में हम लोग बहुत सारा चीज़ के बारे में पढ़ते हैं, और इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है। देखना, कोई भी कंट्री पावरफुल है, आज जितना भी पावरफुल कंट्री है, नाम बताओ कौन कौन सा पावरफुल कंट्री है? रशिया, यूएसए, चाइना। ये सब में कॉमन क्या है? इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है ना? इकोनॉमिकली बहुत स्ट्रॉन्ग कंट्री है। उसी तरह अगर अपना इंडिया ही में ले लो, इंडिया में वन ऑफ दी मोस्ट जो रिचेस्ट पर्सन्स है, वो लोग इकोनॉमिकली स्ट्रॉन्ग है, तभी उन लोग क्या है, पॉलिटिकली भी स्ट्रॉन्ग है। चाहे तो सरकार बदल दे, है ना? कल को अगर मान लो मोदी जो है जाकर अंबानी से लड़ाई कर लेगा, तो क्या होगा? नेक्स्ट इलेक्शन में मोदी हार जाएगा। मोदी की अपनी वजह से सिर्फ जीतता है, उसको फंडिंग देते हैं अंबानी अडानी। तो इकोनॉमिक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, तुम्हारा लाइफ के लिए भी, तुम्हारे जॉब के लिए भी, तुम्हारा सोच समझ को डेवलप करने के लिए, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमिक्स एज अ सब्जेक्ट। इसमें हम लोग बहुत सारा चीज़ पढ़ेंगे। समझ में आ रहा है? तो ये जो चैप्टर है, चैप्टर नंबर 1, इसमें हम लोग पढ़ेंगे डेफिनेशन ऑफ इकोनॉमिक्स। अब इकोनॉमिक्स का बहुत सारा डेफिनेशन बहुत कोई दे कर गया, अलग अलग इकोनॉमिस्ट। इकोनॉमिस्ट का मतलब क्या है? इकोनॉमिस्ट क्या मतलब है? इकोनॉमिस्ट का द पर्सन हु स्टडीज इकोनॉमिक्स और हु इज एन एक्सपर्ट इन द फील्ड ऑफ इकोनॉमिस्ट। जो इकोनॉमिक्स का एक्सपर्ट है, जो इकोनॉमिक्स पढ़ता पढ़ाता है, समझता है, उसको क्या बोलते हैं हम लोग? इकोनॉमिस्ट, है ना? जैसे कि कोई अगर लॉ समझता है तो लॉयर, कोई अकाउंट्स अच्छा पढ़ाई किया तो चार्टर्ड अकाउंटेंट, है ना? कोई मेडिसिन पढ़ा तो वो डॉक्टर। तो उसी तरह कोई इकोनॉमिक्स का स्टडी किया वो इकोनॉमिस्ट है। समझ में आ रहा बात? जैसे कि हम लोग का फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह, वन ऑफ द बेस्ट इकोनॉमिस्ट है वर्ल्ड के। समझ में आ रहा? बहुत सारे इकोनॉमिस्ट है। तो इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या होगा?
देखो अलग अलग लोग इकोनॉमिक्स का अलग अलग डेफिनेशन दिए, तो हम लोग ये सब डेफिनेशन को आज डील करेंगे। समझ में आया? तो पहला जो डेफिनेशन हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है वेल्थ डेफिनेशन। क्या है वो? वेल्थ डेफिनेशन। ठीक है। दूसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं और वो है वेलफेयर डेफिनेशन। तीसरा जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो है स्कैरसिटी डेफिनेशन, स्कार्सिटी डेफिनेशन। और चौथा है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। तो 4 डेफिनेशन क्या है इकोनॉमिक्स का? वेल्थ, वेलफेयर, स्कैरसिटी और ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन। ये 4 अलग अलग डेफिनेशन हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। सबका फीचर्स, एडवांटेजेस, डिसएडवांटेजेस पढ़ेंगे। वेल्थ डेफिनेशन कौन दिया है? बोलो, नाम बोलो। 9 में था एडम स्मिथ। यस, एडम स्मिथ क्या दिया है? ये वेल्थ डेफिनेशन दिया है, एडम स्मिथ का है। वेलफेयर डेफिनेशन कौन दिया? एल्फ्रेड मार्शल। स्कैरसिटी डेफिनेशन कौन दिया? पॉल क्या? प्रोफेसर पॉल, एस से क्या? प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। सही बोल रही है वो। स्कैरसिटी डेफिनेशन पॉल सैमुएल्सन दिया है? नो, प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया। प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। ये कौन दिया है? ये दिया है लियोनल मेसी। क्या? लियोनल रॉबिन्सन। समझ में आया? तो 4 डेफिनेशन है, 4 अलग अलग लोग दिए। हम लोग को ये चैप्टर में पढ़ना क्या है? चारों का डेफिनेशन पढ़ना है और चारों का फीचर्स, मेरिट्स एंड डीमेरिट्स। क्लियर हो गया? तो ये चैप्टर में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? चलो अब आते हैं वेल्थ डेफिनेशन में। सबसे पहले एडम स्मिथ का, सबको हटा लेना तो नीचे रख लेना। एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन में आते हैं। एडम स्मिथ क्या बोला है? इसका इकोनॉमिक्स का डेफिनेशन क्या था? देखो बुक में देखते हैं। एडम स्मिथ बोल रहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस विच इंक्वायर्स इनटू द नेचर एंड कॉजेज ऑफ वेल्थ ऑफ नेशंस। ये बोल रहा है इकोनॉमिक्स एक साइंस है जो, पीछे जो बैग लड़ रहा है। एडम स्मिथ बोल रहा है इकोनॉमिक्स को एक साइंस जो कंट्री का, अलग अलग कंट्री का क्या रीजन है वेल्थ का, क्या कॉजेज है वेल्थ का। अमेरिका क्यों अमीर है, जिम्बाब्वे क्यों गरीब है, ये सब रीजंस फाइंड आउट करता है। एक कंट्री का वेल्थ का रीजंस फाइंड आउट करता है। यही है इकोनॉमिक्स। किसका डेफिनेशन? एडम स्मिथ का। कौन सा डेफिनेशन? वेल्थ डेफिनेशन। क्लियर हो गया पॉइंट? अब देखो ये जो डेफिनेशन दिया है एडम स्मिथ, इसका कुछ फीचर्स है। क्या क्या फीचर्स है? पहला फीचर है स्टडी ऑफ वेल्थ। अकॉर्डिंग टू एडम स्मिथ इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स क्या है? वेल्थ का स्टडी है कि कैसे करके लोग पैसा कमा रहे हैं, कहाँ से कमा रहा है, क्या रीजन है उन लोगों का पैसा कमाने का। ठीक है, तो क्या है? स्टडी ऑफ वेल्थ। इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ वेल्थ। दूसरा कॉज ऑफ वेल्थ। पैसा का कॉज क्या है, वेल्थ का कॉज क्या है, सऊदी क्यों अमीर है, क्या कॉज है इसका, दुबई क्यों अमीर है, क्या कॉज है इसका।
वो लोग का वेल्थ कहाँ से आ रहा है, क्लियर हुआ। एंड थर्ड, इकोनॉमिक मैन। क्या मतलब है इकोनॉमिक मैन का? वेल्थ डेफिनेशन में, इकोनॉमिक्स में सिर्फ इकोनॉमिक मैन के बारे में डिस्क्राइब किया गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि मैन जो है मटीरियलिस्टिक गेन ज़्यादा से ज़्यादा लेने मांग रहे हैं। अकॉर्डिंग टू हिज डेफिनेशन, लोग जो है ज़्यादा से ज़्यादा वेल्थ इकट्ठा करने मांग रहे हैं, क्या बोलते हैं उसको, एसेट्स एक्वायर करने मांग रहा है, ठीक है, मटीरियलिस्टिक थिंग्स को एक्वायर करने मांग रहा है। ये तीन है कैरेक्टरिस्टिक्स एडम स्मिथ का डेफिनेशन का। क्लियर हुआ पॉइंट? अच्छा, इसका डेफिनेशन का अब क्रिटिसिज्म आने लगा। बोला हट, ये थोड़ी कोई डेफिनेशन हुआ, ये तो बेकार डेफिनेशन है। अब लोग इसको क्रिटिसाइज करने लगा, समझ में आ रहा है, लोग इसको क्रिटिसिज्म करने लगा। क्या रीज़न था इसका क्रिटिसिज्म्स का? क्या क्या क्रिटिसिज्म्स इसको झेलना पड़ा एडम स्मिथ को? पहला बोला गया है टू मच एम्फेसाइज ऑन मटीरियलिज्म। क्या मतलब है इसका? बोला है ना कि आप मटीरियलिज्म चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ये ध्यान दे रही है, दौलत, वेल्थ, सिर्फ वेल्थ वगैरह, मतलब मटीरियलिस्टिक चीज़ के ऊपर ये बहुत ज़्यादा फोकस किया है। ये सही डेफिनेशन नहीं है, लोग बोलने लगा। दूसरा क्रिटिसिज्म लोग करने लगा, ये जो वेल्थ का भी बात कर रहा है, इसका मतलब वेल्थ का क्या है? नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। बोला ये वेल्थ को बहुत नैरो व्यू दे रहे हैं। इसका मतलब है वेल्थ का मतलब पैसा। समझ में आ रहा है? ये बोल रहा है कि वेल्थ का मतलब क्या है, यहाँ पे सिर्फ पैसा का बात कर रहा है। क्या मतलब? पैसा, प्रॉपर्टी, गोल्ड, यही सब वेल्थ है। अगर एक इंसान हेल्दी है तो क्या ये उसके लिए वेल्थ नहीं हो गया? अगर एक इंसान के अंदर बहुत अच्छा स्किल है तो क्या वो वेल्थ नहीं हो गया उसके लिए? अगर एक इंसान जो है बहुत एडुकेटेड है तो क्या वो उसके लिए वेल्थ नहीं हो गया? तो वेल्थ के अंदर तो बहुत कुछ आता है। हेल्थ इज वेल्थ, सुने ना हम लोग। इसका मतलब तो ये तो वेल्थ का मतलब सिर्फ पैसा कौड़ी का ही बात कर रहे हैं, वो थोड़ी वेल्थ हुआ। अब अगर एक आदमी मान लो बहुत पैसा है उसके पास, लेकिन वो फिजिकली फिट नहीं है, बिस्तर में लेटा हुआ है, कोमा में है, पैरालिसिस होकर है, तो क्या उसके लिए कोई फायदा है वो वेल्थ का? नहीं। तो ये बोला नैरो व्यू ऑफ वेल्थ। वेल्थ का व्यू बहुत नैरो दे रहे हैं। किसको बोला? एडम स्मिथ को। ये सिर्फ वेल्थ नहीं होता है, वेल्थ सिर्फ पैसा कौड़ी नहीं है। वेल्थ का मतलब अच्छा एडुकेशन, अच्छा तौर तरीका, अच्छा हेल्थ, ये सब भी वेल्थ में आ जाता है। क्लियर है? दूसरा क्रिटिसिज्म समझ में आया। अब तीसरा क्या क्रिटिसिज्म देने लगा इसको? सेकेंडरी प्लेस टू मैन। देखो दुनिया में सबसे इंपॉर्टेंट कौन है, वेल्थ या मैन? इंसान या पैसा? इंसान। पैसा क्या है? पैसा तो एक मीन है, एक जरिया है लोगों को अपना ज़रूरत पूरा करने का। लोग ही नहीं रहेंगे तो पैसा का क्या होगा? समझ में आ रहा है बात? तुम्हारे फैमिली में तुम्हारे फादर, मदर, भाई बहन, वाइफ, हस्बैंड, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, या पैसा? अगर तुम्हारे पास बहुत पैसा आ गया, मतलब तुमको करोड़ों अरबों रुपया सोना डाल दिया गया तुम्हारे पास, और तुमको एक खाली आइलैंड में फेंक दिया, लो जाओ, कोई काम है उस वेल्थ का? नहीं। तो बोले कि ये अपने डेफिनेशन में मैन को सेकेंडरी पोजीशन दे दिया और प्राइमरी मेन पोजीशन दे दिया वेल्थ को, जबकि वेल्थ सेकेंडरी है, मेन इंपॉर्टेंट तो मैन है, ह्यूमन बीइंग है। वेल्थ तो जस्ट एक जरिया है ह्यूमन बीइंग को अपना नीड्स को पूरा करने का। क्लियर है? ये वाला क्रिटिसिज्म समझ में आ गया? तो ये तीन क्रिटिसिज्म्स और ये तीन फीचर्स हम लोगों को किसका है? एडम स्मिथ का वेल्थ डेफिनेशन का। तो क्लियर हो गया पूरा एडम स्मिथ वेल्थ डेफिनेशन में क्या डेफिनेशन दिया, उस डेफिनेशन का क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है और इस डेफिनेशन का क्या क्रिटिसिज्म्स हुआ। क्लियर पॉइंट? चल नेक्स्ट हम लोग अब आते हैं दूसरा डेफिनेशन में। सेकेंड डेफिनेशन किसका था? वेलफेयर डेफिनेशन। किसका है ये? एल्फ्रेड मार्शल। नंबर 2, वेलफेयर डेफिनेशन जो कि दिया है एल्फ्रेड मार्शल। अब इसका जो डेफिनेशन है, इसका पहले हम लोग डेफिनेशन समझ लेते हैं, फिर इसके फीचर्स में आएंगे। एल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है, वर्ड टू वर्ड पूरा रीड कर रहे हैं, पॉलिटिकल इकोनॉमी और इकोनॉमिक्स इज अ स्टडी of mankind in the ordinary business of life।
It examines that part of individual and social action which is most closely connected with the attainment and use of material requisites of well-being. Thus, it is one side a study of wealth, and on the other side and more important side, it is the study of mankind. शॉर्ट में समझाए तो क्या होगा इसका? अगर हिंदी में बोले नॉर्मल लैंग्वेज में, गेट बंद करो, गेट बंद कर देना। अगर शॉर्ट में समझाए तो क्या हो जाएगा? लॉक लॉक है ना, ठीक। अगर शॉर्ट में समझाए तो अल्फ्रेड मार्शल बोल रहा है कि इकोनॉमिक्स जो है ये स्टडी ऑफ वेल्थ तो है ही, साथ साथ ये स्टडी ऑफ मैनकाइंड भी है, और मैनकाइंड का स्टडी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वेल्थ का स्टडी से। दोनों ही है, स्टडी ऑफ मैनकाइंड एंड वेल्थ, बट प्राइमरी पोजीशन ये मैनकाइंड को दे रहा है और वेल्थ को सेकेंडरी दे रहे हैं। समझ में आ गया? क्लियर पॉइंट? जैद समझ में आया ना क्या मतलब है? क्या बोला ये अपने डेफिनेशन में? इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ एंड मैनकाइंड, वेयर एज मैनकाइंड कम्स प्रायर टू वेल्थ। तो इसका फीचर्स में देखो क्या है। नंबर 1 ये बोला है इट इज द स्टडी ऑफ वेल्थ, सॉरी स्टडी ऑफ मैनकाइंड बोला है ना। इकोनॉमिक्स क्या है? इकोनॉमिक्स मैनकाइंड को हिंदी में क्या बोलते हैं? बोलो, मैनकाइंड का हिंदी वर्ड क्या है? मानवता है ना, मानवता यही है ना मैनकाइंड का हिंदी वर्ड। तो ये बोले कि ये मानवता का, मैनकाइंड का स्टडी है, ठीक है। ये अपने डेफिनेशन में बोलता है, अग्री करता है कि यस वेल्थ का भी डेफिनेशन है, वेल्थ का भी स्टडी है ये, बट मोर इंपॉर्टेंटली इट इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड, ह्यूमन सिविलाइजेशन का ये स्टडी है, ठीक है, मानवता का ये स्टडी है। दूसरा इसका क्या फीचर है? स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ, स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ। अकॉर्डिंग टू अल्फ्रेड मार्शल बोलता है इकोनॉमिक्स जो है ये लोगों का ऑर्डिनरी डे टू डे लाइफ का स्टडी है, ठीक है। एक इंडिविजुअल का सर्वल एस्पेक्ट्स रहता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट, सोशल एस्पेक्ट, रिलीजियस एस्पेक्ट। हम अपना ह्यूमन एक्टिविटीज़ का बात हो रहा है, ह्यूमन एक्टिविटीज़ बहुत टाइप रहते हैं, है ना। हम लोग 11 में पढ़े ह्यूमन एक्टिविटी मेनली 2 पार्ट में डिवाइडेड है, इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक। इकोनॉमिक्स जो है इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ अबाउट इकोनॉमिक एक्टिविटी, मतलब वो कितना रिलीजियस है, पॉलिटिकली क्या है उसका व्यूज़ है, सोशल लाइफ उसका कैसा है, वो सब नहीं, उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी, इकोनॉमिक लाइफ का स्टडी। ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ मीन्स उसका इकोनॉमिक बिजनेस, इकोनॉमिक लाइफ का स्टडी है कि दिन भर में वो, इकोनॉमिक लाइफ मतलब क्या, दिन भर में वो पैसा कैसे कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है और कहाँ खर्च कर रहा है, ये स्टडी है। क्लियर? तीसरा एक्सक्लूजन ऑफ नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्या किया है? एक्सक्लूड कर दिया है, अपने स्टडी से ये हटा दिया है। बोला तुम कितना रिलीजियस हो, तुम 5 वक्त का नमाज पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो, तुम चर्च जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तुम मंदिर जा रहे हो या नहीं जा रहे हो, तुम पॉलिटिकली तुम्हारा व्यू क्या है, तुम कौन पार्टी को सपोर्ट करते हो, उससे कोई लेना देना अल्फ्रेड मार्शल बोलते हैं हम लोग को नहीं है। हम लोगों को नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को उसको एक्सक्लूड कर देना है, ऑर्डिनरी बिजनेस ऑफ लाइफ में सिर्फ इकोनॉमिक एक्टिविटी के ऊपर उसका फोकस करना है। क्लियर हो गया? स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर, ये बोले इकोनॉमिक्स जो है इट इज द स्टडी ऑफ मटीरियल वेलफेयर। अब देखो मटीरियल दो तरह होता है, एक होता है ह्यूमन वेलफेयर, एक होता है मटीरियल वेलफेयर। ह्यूमन वेलफेयर में सब कुछ आ जाता है, मटीरियलिस्टिक एज वेल एज नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़। मटीरियल वेलफेयर में सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर का मटीरियलिस्टिक चीज़ आता है, जैसे कि उसके पास घर है या नहीं है, कितना कमा रहा है, कहाँ से कमा रहा है, कहाँ खर्च कर रहा है, कितना पैसा उसके पास है,
समझ में आ जा रहा है? इस चीज़ का स्टडी है, मटेरियल वेलफेयर का, मटीरियलिस्टिक चीज़ का स्टडी है। कौन बोला ये? अल्फ्रेड मार्शल। ये सब क्या है उसका? ये सब उसका डेफिनेशन है। क्लियर हो गया? अच्छा, इसका भी डेफिनेशन को लोग क्रिटिसाइज करने लगा, बोलने लगा ना ये तो डेफिनेशन कोई काम ही का नहीं, ये तो बेकार डेफिनेशन है। तो उन लोगों का पास क्या रीज़न था जिसके बिना पे वो लोग इसका डेफिनेशन को नकारा? इसका कुछ क्रिटिसिज्म सब हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, फीचर समझ में आ गया। अब हम लोग इसका क्रिटिसिज्म में आ जाते हैं। पहला क्रिटिसिज्म था वही सेम मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट। मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट बहुत सारा है, पहले हम इसको डिस्कस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि वहाँ पे भी ये चीज़ था। मटीरियलिस्टिक एस्पेक्ट, रॉबिन्सन बोलता है तुम तो यार अपने डेफिनेशन में वही पहले की तरह बात कर रहे हो, मटीरियलिस्टिक चीज़ का सिर्फ, नॉन मटीरियलिस्टिक चीज़ का तो तुम बात ही नहीं कर रहे हो, तुम सिर्फ मटीरियलिज्म में जा रहे हो जैसे पहले वाला किया था, तो तुम्हारा भी तो वही हो रहा है। क्लियर? इसके वजह से लोग इसको क्रिटिसाइज करने लग गया। दूसरा, ये बोला इकोनॉमिक्स एज अ सोशल साइंस ओनली। ये इकोनॉमिक्स को बोला इकोनॉमिक्स एक सोशल साइंस है बस, और कुछ नहीं। इकोनॉमिक्स क्या है? सोशल साइंस है बस। अब मार्शल को क्रिटिसाइज किया गया कि इकोनॉमिक्स को आप सोशल साइंस बोल रहे हैं सिर्फ, जबकि इकोनॉमिक्स सिर्फ सोशल साइंस नहीं है, इकोनॉमिक्स इज अ ह्यूमन साइंस, ये ह्यूमन बीइंग्स का स्टडी है। अ सोशल साइंस इज अ स्टडी द एक्शंस ऑफ इंडिविजुअल इन एन ऑर्गेनाइज्ड कम्युनिटी एज अ मेंबर ऑफ द सोसाइटी, whereas human science studies the human being irrespective of whether he is living in a member or alone। अब देखो, सोशल साइंस का मतलब होता है कि तुम एक सोसाइटी को स्टडी कर रहे हो, और ह्यूमन साइंस का मतलब होता है तुम एक इंसान को स्टडी कर रहे हो, चाहे वो सोसाइटी में रहे या अकेला रहे। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक इंसान अगर अकेला रह रहा है एक जंगल में, एक पंडित हिमालय में रह रहा है, तो क्या उसका कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं होगा? वो भी तो खाने पीने के लिए कुछ करता होगा ना, फसल उगाता होगा, कुछ तो करता होगा, समझ में आ रहा है? तो उसका भी तो इकोनॉमिक लाइफ में कुछ ना कुछ तो होगा, भूखा तो नहीं रहेगा वो। तो यहाँ पे इकोनॉमिक्स को स्टडी कर रहा है एज अ ग्रुप में मार्शल, जबकि इकोनॉमिक्स को एज एन इंडिविजुअल भी स्टडी किया जाता है। तो ये उसका दूसरा डेफिनेशन हो गया, दूसरा क्रिटिसिज्म हो गया। तीसरा है इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज। इम्प्रैक्टिकल क्लासिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज, क्या मतलब है इसका? अल्फ्रेड मार्शल एक्टिविटीज को क्लासिफाई किया ना, इकोनॉमिक एक्टिविटी एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी में, यहां पे वो गलती कर दिया है। क्यों, कैसे वो गलती कर दी है? इंसान का नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज भी उसका इकोनॉमिक एक्टिविटीज को इम्पैक्ट करता है। जैसे कि तुम्हारा लोगों से रिलेशन कैसा है वो डिटरमाइन करेगा तुम्हारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को। फॉर एग्जांपल हम पढ़ा रहे हैं, अब मेरा बिहेवियर बहुत रूड है, हम एकदम रूड है, मेरा बिहेवियर एकदम अच्छा नहीं है, तो क्या लोग मेरे पास पढ़ने आएगा? तो मेरा इनकम कम नहीं हो जाएगा? तो मेरा नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी जो कि मेरा बिहेवियर है, उससे मेरा इकोनॉमिक एक्टिविटी को इम्पैक्ट नहीं पड़ा, जाहिर सा बात है। नीचे एक स्टोर वाला को ले लो, एक स्टोर वाला है बहुत गर्म दिमाग वाला है, गुस्सा हो जाता है, बात बात में चिल्ला देता है, तो क्या ज़्यादा लोग उसके पास जाएगा सामान खरीदने? नहीं जाएगा। तो उसका नॉन इकोनॉमिक बिहेवियर की वजह से उसका इकोनॉमिक एक्टिविटी में इम्पैक्ट पड़ता है ना। तो इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी को क्लासीफाई करना इज़ नॉट वेरी ईजी, और वो जो क्लासीफाई किया है वो बहुत ही इलॉजिकल और अनसाइंटिफिक वे में अल्फ्रेड मार्शल क्लासीफाई किया है। तो ये इसका थर्ड क्रिटिसिज्म था, ठीक है। फोर्थ बोला है रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स।
रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। यहाँ पे बोला गया है इसका जो वेलफेयर डेफिनेशन है, ये तो वेलफेयर डेफिनेशन पूरा सही है ही नहीं, ये जो है इकोनॉमिक्स का स्कोप को रेस्ट्रिक्ट कर देता है। कैसे? अब देखो, जैसे कि शराब बिक रहा है तो क्या वो इकोनॉमिक एक्टिविटी नहीं है? एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो रहा है, पैसा अर्न किया जा रहा है, बट क्या शराब से सोसाइटी में वेलफेयर आता है? बंदूक गन जो बन रहा है, बॉम्ब बन रहा है, ये सबसे इकोनॉमिक एक्टिविटी को बूस्टअप नहीं मिलता है ना, बट क्या ये सबसे वेलफेयर आता है? क्या नहीं आता है। तो यहाँ पे उसका फोर्थ क्रिटिसिज्म दे दिया कि रेस्ट्रिक्टेड स्कोप ऑफ इकोनॉमिक्स। बोला है रॉबिन्स ऑल्सो क्रिटिसाइज that welfare definition as they restrict the scope of study of economics. Economics studies several activities. Economics में बहुत सारा एक्टिविटीज़ आता है जो कि इकोनॉमिक वेलफेयर को प्रमोट नहीं करता है, जैसे कि शराब का बेचना, सिगरेट का बेचना, गन्स का बेचना। भले ये सब बेचने से इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को बूस्टअप मिल जाता है, बट ह्यूमन वेलफेयर में ये कॉन्ट्रीब्यूट नहीं करता है। क्लियर हो गया पॉइंट? चलो अब हम लोग आते हैं थर्ड, लियोनेल रॉबिन्स का, जो कि चारों में से बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लियोनेल रॉबिन्स स्केर्सिटी डेफिनेशन। स्कार्सिटी डेफिनेशन जो कि दिया है लियोनेल रॉबिन्सन। ठीक है, लियोनेल रॉबिन्सन क्या बोलता है? सॉरी, लियोनेल रॉबिन्स क्या बोलता है? लियोनेल रॉबिन बोल रहा है इकोनॉमिक्स इज अ साइंस which studies human behavior as a relationship between ends and square means which have alternative uses। ये बोल रहा है इकोनॉमिक एक साइंस है जिससे हम लोग ये पता लगाते हैं कि ह्यूमन बीइंग्स कैसे अपने अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज से फुलफिल करता है, उस रिसोर्सेज से जिसका ऑल्टरनेटिव यूजेस है। फिर से हम बता रहे हैं, लियोनेल रॉबिन्स बोलता है इकोनॉमिक्स एक साइंस है जिसमें हम लोग स्टडी करते हैं कि कैसे ह्यूमन बीइंग्स अपना अनलिमिटेड वांट्स को लिमिटेड रिसोर्सेज जिसका मोर देन वन यूजेस है उसको यूज़ करके फुलफिल करता है अपना वांट्स को। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? अब देखो इस डेफिनेशन का कुछ फीचर्स है। क्या फीचर्स है? पहला फीचर्स, अनलिमिटेड वांट्स या अनलिमिटेड एंड्स। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब क्या है? देखो हम लोग सब इस बात के लिए गवाह है कि इंसान का ज़रूरत सिर्फ एक ही चीज़ से पूरा हो सकता है। क्या? इंसान का ज़रूरत एक ही वक्त स्टॉप हो सकता है। कब? मरने के बाद, है ना। जब तक वो जिंदा है तब तक उसका वांट्स कभी ख़त्म नहीं होता है। अनलिमिटेड वांट्स का मतलब होता है कि ह्यूमन वांट्स आर एंडलेस एंड अनलिमिटेड। जिस दिन से वो पैदा होता है, एक इंसान, एक बच्चा जिस दिन से वो पैदा होता है उस दिन से लेकर जब तक उसको कब्र के अंदर दफना नहीं दिया जाता है या जब तक उसको जला नहीं दिया जाता है तब तक उसका वांट्स खत्म नहीं होता है। जैसे ही पैदा होता है उसका वांट्स स्टार्ट हो जाता है और जब तक वो मर के मिट्टी के अंदर नहीं चल जाता है या चिता के अंदर नहीं चल जाता है तब तक उसका वांट्स खत्म नहीं होता। मरने के बाद भी उसको कफन चाहिए, उसको लकड़ी चाहिए, है ना। जैसे ही पैदा होता है उसका वांट्स जो है स्टार्ट होते रहता है। क्लियर है पॉइंट? तो ह्यूमन वांट्स जो है अनलिमिटेड है, इसका कोई एंड नहीं है। इसका एंड सिर्फ कब्र के अंदर जाने से ही होगा। तो ये डेफिनेशन में यही बोला गया कि ह्यूमन वांट्स जो है वो अनलिमिटेड है, इसका कोई अंत नहीं है। लेकिन स्केर मीन्स रिसोर्सेस जो उस वांट्स को पूरा करने के लिए चाहिए वो हमेशा से कम रहा है। अगर वांट्स अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज भी अनलिमिटेड है कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन प्रॉब्लम कैसे आ जाता है? वांट्स तो अनलिमिटेड है और रिसोर्सेज लिमिटेड है, वो कभी भी अनलिमिटेड नहीं रहता है। और दूसरा प्रॉब्लम ये आ जाता है कि रिसोर्सेज का ऑल्टरनेटिव यूजेस है। ऑल्टरनेटिव यूजेस ऑफ मीन्स
मीन्स का मतलब रिसोर्सेस, ठीक है। अब क्या मतलब है, देखो ये तीनों समझ में आ जाएगा, हम एक एग्जाम्पल दे रहे हैं, ठीक है। तुम्हारे पास एक लकड़ी है, वुड है, एक टुकड़ा तुम्हारे पास वुड है। अब वुड का अलग अलग काम है, तुम इसको जला सकते हो, तुम इससे फर्नीचर बना सकते हो, तुम इससे फॉर एग्जाम्पल जला सकते हो, फर्नीचर बना सकते हो, मेडिसिन बना सकते हो, है ना। बहुत सारे वुड से मेडिसिन भी बनते हैं, है ना। वुड या प्लांट्स बोल लेते हैं, चलो इसको, ट्रीज, है ना। अब देखो तुम्हारा 3 वांट है, पहला प्रॉब्लम, बट तुम्हारा रिसोर्स कम है, तुम्हारे पास एक ही ट्री है, 3 वांट, ट्री एक, समझ में आ रहा हो, शोले वाला, गोली एक, आदमी 3, प्रॉब्लम हो गया, है ना। अब क्या प्रॉब्लम हो गया, प्रॉब्लम ऑल्टरनेटिव यूजेस। अगर मान लो बोले नहीं ये ट्री से सिर्फ जल ही सकते हैं और कुछ काम नहीं हो सकता, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना भाई, मेरे पास ट्री है उसको आग लगा देने और कोई काम नहीं है, या फिर मेरे पास जो लकड़ी है उससे बस फर्नीचर ही बन सकता है और कुछ नहीं हो सकता, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई, ट्री है उसको फर्नीचर बना दो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम क्यों आ गया, क्योंकि मेरे पास जो रिसोर्स है उस रिसोर्स का अलग अलग यूजेस भी तो है। अब यही अलग अलग यूजेस के वजह से एक प्रॉब्लम आ जाता है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस, चूज करने का, है ना। ये प्रॉब्लम हम लोग सभी को फेस किया यार, 100 ही रुपया पॉकेट में है, अब नाश्ता कर ले, रिचार्ज करवा ले या रख दे कल के लिए, क्या करना है। अब अगर मान तुम्हारे पास एक ही ऑप्शन है, तुम्हारे पास जो एक कूपन है, अब वो कूपन जो है अमेजोन का कूपन है 100 रुपये का, वो अमेजोन में यूज़ होगा और कुछ कर नहीं सकते, तो यहाँ पे ऑल्टरनेटिव यूज़ वाला मामला है ही नहीं, तो तुम्हारा चॉइस भी नहीं हो रहा है, चॉइस का कुछ मामला हो रहा है यहाँ पे नहीं हो रहा है। तो ये 4 फीचर्स आता है स्कैर्सिटी डेफिनेशन में, पहला अनलिमिटेड वांट्स, दूसरा लिमिटेड रिसोर्सेज या स्केयर मीन्स, ठीक है, तीसरा उस रिसोर्सेज का अलग अलग यूजेस, और चौथा प्रॉब्लम ऑफ चॉइस। तो तुम क्या चूज करोगे, जो सबसे अर्जेंट होगा। तुम्हारे पास अगर पैसा है, पैसे से खाया भी जा सकता है, कपड़ा भी खरीदा जा सकता है और घर भी खरीदा जा सकता है, तुम सबसे पहले क्या करोगे, भूख को पूरा करोगे, क्योंकि तुम बिना कपड़ा का इंसान रह लेगा, बिना घर का रह लेगा, लेकिन खाली पेट नहीं रह सकेगा। तुम्हारा जैसे ही भूख पूरा हो गया तुम क्या करोगे, कपड़ा खरीदोगे, क्यों, क्योंकि वो सबसे इंपॉर्टेंट है। उसके बाद बिना घर का रह सकते इंसान, बिना कपड़ा का तो नहीं रहेगा। अब अगर तुम्हारा पास हो गया कपड़ा भी, तो अब तुम बोलोगे घर खरीद ले रहे, है ना। तो मनी स्केयर है, अलग अलग यूजेस है, प्रॉब्लम ऑफ चॉइस अराइज होता है, वो चीज़ चूज होगा जो सबसे ज़्यादा अर्जेंट है, इंपॉर्टेंट है। वांट्स एक दूसरे के साथ कंपीट करता है। कभी तुम ऐसे किसी को देखे वो भूखा है लेकिन चलो प्रॉपर्टी ले ले रहे, नहीं, क्यों, क्योंकि वांट्स जो है एक दूसरे के साथ कंपीट करता है और वो वांट्स पहले फुलफिल होगा जो सबसे अर्जेंट है। क्लियर हो गया ये वाला पॉइंट, ये डेफिनेशन सबसे इंपॉर्टेंट है। अब देखो इसका भी लोग क्रिटिसिज्म्स करने लगा, बोला नहीं किसी को नहीं छोड़े तो तुमको क्यों छोड़ेंगे, तुम्हारा भी ठीक नहीं है, तुम्हारा इसमें भी कुछ ना कुछ गलती है। बोला कि नहीं तुम्हारा जो डेफिनेशन है ये हम लोग को पसंद नहीं आ रहा है। तो क्या क्रिटिसिज्म्स किया, लियोनार्डो रॉबिन्स को सब बोलने लगा कि भाई आप जो डेफिनेशन दिए हैं ये तो इकोनॉमिक प्रॉब्लम, इकोनॉमिक्स को जो आप डेफिनेशन दिए हैं इसमें तो आपका प्रॉब्लम है। बोले क्या प्रॉब्लम है, वो पूछने लगा क्या प्रॉब्लम है। बोला पहला प्रॉब्लम ये है कि आपका जो डेफिनेशन है वो स्टैटिक डेफिनेशन है। बोलने लगा स्टैटिक डेफिनेशन, इसका क्या मतलब, थोड़ा हिंदी में समझाइए, अच्छे से समझाइए क्या मतलब है इसका स्टैटिक डेफिनेशन। ये बोला कि आप बोल रहे हैं स्केर्सिटी का प्रॉब्लम है,
रिसोर्सेस स्केयर है, लेकिन टाइम के साथ रिसोर्सेस बढ़ता भी तो है। हम लोग सब अपना अपना फैमिली का कंडीशन ले लेते हैं। आज से जाते हैं 50 साल पहले, जब हम लोग के दादा लोग हम लोग के एज के थे, यंग थे, तो उस वक्त फैमिली के पास जो जो रिसोर्सेस था, क्या आज उतना ही है या बड़ा है? बड़ा है ना। तो आप जो डेफिनेशन दे रहे हैं इस रिसोर्सेस स्केयर है, ऐसा तो बात नहीं है। रिसोर्सेस तो टाइम के साथ बढ़ता भी तो है, और बात तो सही बोले कि रिसोर्सेस टाइम के साथ बढ़ता भी है। ठीक है, तो इसका पहला। दूसरा बोला गया है, आप बोल रहे हैं कि प्रॉब्लम जो है स्कैरसिटी का, इकोनॉमिक प्रॉब्लम क्या है? स्कैरसिटी का है। लेकिन बोला गया है इकोनॉमिक प्रॉब्लम may not always arise from scarcity। अरे देखिए होगे, जो इंसान बहुत अमीर रहते हैं कि बहुत खुश है, वो उसके पास बहुत पैसा है, बहुत खुश है, या जिसके पास बहुत कम पैसा है कि वो बहुत खुश है, जिसके पास एकदम नहीं है पैसा, खाने भर के नहीं है, वो भी परेशान, और जिसके पास बहुत ज़्यादा है वो भी परेशान। तो हमेशा हर चीज़ स्केयर रहने से प्रॉब्लम नहीं होते, कभी कदार बहुत ज़्यादा रहने से भी क्या होते हैं, है ना। एक लड़का को मान लो, उसको घर में सब फैसिलिटी मिल रहा है, बाइक है, ड्राइवर है, एसी में सो रहा, बड़ा बड़ा टीचर लोग आके घर में पढ़ा रहा है, वो बहुत अच्छा पढ़ेगा नहीं? क्यों? क्योंकि उसके पास बहुत कुछ है, अबंडेंस में है। तो जब तुम्हारे पास कोई चीज़ अबंडेंस में आ जाता है, वो भी तुम्हारे लिए प्रॉब्लमेटिक हो जाता है। तो बोला हमेशा प्रॉब्लम स्केरसिटी से नहीं होता है, बहुत सारा टाइम प्रॉब्लम अबंडेंस से भी हो जाता है। इसका एग्जाम्पल अगर हम लोग न्यूज़ चैनल देखते हैं तो हम लोग कभी कभी देखते हैं ना, किसान लोग बम्पर अनियन क्रॉप होने की वजह से या बम्पर टमाटर उगने की वजह से सड़क में फेंक के चले जा रहा है। भाई क्यों फेंक रहा? क्योंकि टमाटर इतना ज़्यादा उग गया, खरीदने वाला कोई नहीं, दाम कोई नहीं दे रहा, फेंक के चले गया। प्रॉब्लम बेचारा लोग का जो लागत था वो भी नहीं निकला। तो यहाँ पे प्रॉब्लम स्केरसिटी की वजह से नहीं हुआ, क्यों हुआ? अबंडेंस की वजह से हो गया, है ना। ये चीज़ होता है डेली लाइफ में, हम लोग देखे हैं। जैसे कि वर्ल्ड में 1930 में ग्रेट डिप्रेशन आया था, मतलब इकोनॉमी एकदम ठप हो गया था, और वो ठप इस वजह से नहीं हुआ था क्योंकि गुड्स का शॉर्टेज था, गुड्स का अबंडेंस हो गया था, बहुत प्रोडक्शन हो गया था, ओवर प्रोडक्शन कर दिया था। ओवर प्रोडक्शन होने की वजह से खरीदार नहीं तो इकोनॉमिक स्लो डाउन हो गया, मंदी में चल गया मार्केट। समझ में आया? तो ये पॉइंट में इसको क्रिटिसाइज किया गया, ये बोलकर। क्लियर? किसी को कोई प्रॉब्लम? चलो, तीसरा इसका बोला गया इकोनॉमिक्स एज अ साइंस। लगे आप बोले हैं कि इकोनॉमिक्स एक साइंस है, इकोनॉमिक्स इज अ साइंस। लेकिन इकोनॉमिक्स सिर्फ साइंस नहीं है भाई, इकोनॉमिक्स साइंस भी है, आर्ट्स भी है, लेकिन कॉमर्स नहीं है, सिर्फ आर्ट्स एंड साइंस है। ठीक है, बोले इकोनॉमिक्स इज नॉट जस्ट अ साइंस, इट इज एन आर्ट एज वेल। इकोनॉमिक्स साइंस इसलिए है क्योंकि साइंस का बहुत सारा लॉज इसमें एप्लीकेबल होता है, और इकोनॉमिक्स को आर्ट्स इसलिए बोला गया है क्योंकि ऐसे नहीं है कि तुमको इकोनॉमिक्स का सब रूल पता है तो तुम एक अच्छा इकोनॉमिस्ट बन जाओगे। एक स्टूडेंट, तुम लोग देखोगे अलग टीचर अलग अलग पढ़ाते हैं, पढ़ा तो सभी सेम है ना, बट सब अलग अलग क्यों पढ़ा रहा है? क्योंकि सबको नॉलेज तो सबके पास सेम है, लेकिन अपना स्किल भी तो इंपॉर्टेंट रहता है कि इंसान का अपना स्किल कैसा है। तो इकोनॉमिक्स सिर्फ एक साइंस नहीं है, बल्कि इट इज़ अ साइंस एज वेल एज एन आर्ट, क्योंकि सिर्फ तुमको रूल्स जान लेने से, पढ़ लेने से, समझ लेने से नहीं होगा, उसको किस तरह से अप्लाई करना है, कब अप्लाई करना है, ये भी इंपॉर्टेंट है। क्लियर हो गया? तो ये बहुत सारा क्रिटिसिज्म है, ये तीन हम एक्सप्लेन किए। ये तीन जो है उसका किसका क्रिटिसिज्म है? बोलो। लियोनेल रॉबिन्स का, डेफिनेशन का, ये तीनों क्या है? क्रिटिसिज्म है। अब हम लोग आ जाते हैं लास्ट पार्ट में, जो कि है ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन, प्रोफेसर साहब का। ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन,
ये किसका है? प्रोफेसर का है, प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन, ठीक है, प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन का ये डेफिनेशन है। ये क्या बोले? ये बोले इकोनॉमिक्स इज द स्टडी ऑफ हाउ पीपल एंड सोसाइटी चूज विथ और विदाउट द यूज ऑफ मनी टू एम्प्लॉय द स्केयर रिसोर्सेस with or without the use of money to employ the scarce productive resources which have alternative uses to produce various commodities over time and distribute them for consumption now or in the future among various people and groups in the society। प्रोफेसर साहब बोल रहे हैं कि इकोनॉमिक्स स्टडी है कि कैसे पीपल और सोसाइटी पैसा या पैसा के बिना अपना लिमिटेड रिसोर्सेज को, जिसका ऑल्टरनेटिव यूज़ है, उसको यूज़ करता है अलग अलग कोमोडिटी को प्रोड्यूस करने में, और उस कोमोडिटी को लोगों में डिस्ट्रीब्यूट करता है प्रेजेंट और इन द फ्यूचर। इसी को बोला गया है इकोनॉमिक्स का डेफिनिशन, ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनिशन बाय प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन। क्लियर हुआ पॉइंट? अब इसका क्या फीचर्स है? पहला फीचर, एम्फेसाइज ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम। एम्फेसाइज ऑन इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स। क्या मतलब है? ये बात करता है रॉबिन्सन्स की तरह इकोनॉमिक प्रॉब्लम का। कौन सा प्रॉब्लम? स्केयर रिसोर्सेस का, है ना। ये भी किसका बात करता है? स्केयर रिसोर्सेस का, कि रिसोर्सेस क्या है? स्केयर है, ठीक है। दूसरा, ये बात करता है लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव का। मतलब ये सिर्फ प्रेजेंट के बारे में बात नहीं किया, ये फ्यूचर के बारे में भी बात की है। तो इसका पर्सपेक्टिव जो है इकोनॉमी को लेके वो लॉन्ग टर्म है, ठीक है। ये बोलता है कि वांट स्टैटिक नहीं है, वांट्स बढ़ता है, बट वांट्स के साथ साथ रिसोर्सेज भी बढ़ता है। बट हर जेनरेशन में रिसोर्सेज हमेशा वांट्स से ज़्यादा बढ़ता है। तुम अभी जितना भी पैसा कमा लो, फिर भी तुम्हारा ज़रूरत ज़्यादा रहेगा, तुम्हारे पास पैसा कम रहेगा। हम लोग सोचते हैं कि यार अभी 1 लाख रुपया है, 10 लाख आ जाएगा ना तो मेरा काम हो जाएगा। जब 10 लाख आ जाएगा बोलेगा आ तो गया 10 लाख, लेकिन अब मेरा ज़रूरत 1 करोड़ का हो गया। फिर अगर 1 करोड़ दे दिया जाएगा तुमको तो लगेगा यार मेरे पास 1 करोड़ हो गया, लेकिन अब मेरा ज़रूरत 10 करोड़ का हो गया, है ना। तो बोला है कि इकोनॉमिक्स में यहाँ पे बोला गया है रिसोर्सेज इंक्रीज होता है, बट साथ में वांट्स भी इंक्रीज होता है, और वांट्स हमेशा रिसोर्सेज से ज़्यादा ही रहेगा। क्लियर? यूनिवर्सल प्रॉब्लम, ये बोला है कि ये जो वांट, अनलिमिटेड वांट, लिमिटेड रिसोर्सेस, ये जो प्रॉब्लम है क्या सिर्फ इंडिया का है? क्या सिर्फ इंडिया ही में अनलिमिटेड वांट है और लिमिटेड रिसोर्सेज है? हम लोगों को लगता होगा यार वो अमेरिका वाला का क्या ज़िंदगी है, सब कुछ है उसके पास। तो सऊदी वाला का क्या ज़िंदगी है, एकदम सोना का ऑडी लेके घूम रहे हो। क्या मेरे पास भी वैसा रहता है, लेकिन तुम उसके पास भी जाओ वो भी बोलेगा तो यार ये तो सोना का एक ही है, हमको तो 10 चाहिए, घर में 5 आदमी हैं और 5 नौकर है तो 10 रहना चाहिए था ना। तो ये जो प्रॉब्लम है ना अनलिमिटेड वांट्स और लिमिटेड रिसोर्सेज का, ये यूनिवर्सल है, हर कंट्री का यही प्रॉब्लम है, चाहे गरीब कंट्री हो या अमीर कंट्री हो। समझ में आ रहा है बात? क्लियर हो रहा है? ब्रॉडर प्रोस्पेक्टिव, इसका जो डेफिनेशन है इकोनॉमिक्स का, ये बहुत ब्रॉड है। ब्रॉड है मतलब नैरो व्यू नहीं है इसका इकोनॉमिक्स का। ये इकोनॉमिक्स में सिर्फ प्रेजेंट का बात नहीं किया, फ्यूचर का भी बात किया, अनलिमिटेड वांट्स का बात और लिमिटेड रिसोर्सेज का बात नहीं किया, स्टैटिक डेफिनेशन नहीं दिया, बल्कि ये क्या बोले लॉन्ग टर्म डेफिनेशन दिया कि साथ साथ ग्रो भले होगा वांट्स, लेकिन रिसोर्सेज को हमेशा वांट्स आउटकम कर देगा, ठीक है, बाईपास कर देगा, रिसोर्सेज हमेशा कम रहेगा वांट से। तो ये है किसका फीचर्स ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन का। अब देखो क्योंकि ये प्रोफेसर था तो इसको कोई क्रिटिसाइज़ नहीं किया, बोला प्रोफेसर है तो सही बोला गया हुआ, ठीक है। तो ग्रोथ ओरिएंटेड प्रोफेसर पॉल सैमुएल्सन जो ग्रोथ ओरिएंटेड डेफिनेशन दिया, इस डेफिनेशन का कोई भी क्रिटिसिज्म
नहीं है। समझ में आया बात? क्लियर हुआ? चलो, कितना टाइम हुआ है? ठीक है, चलो 5 मिनट का और क्लास है। अब देखो, इकोनॉमिक्स का जो सब्जेक्ट मैटर है उसको 2 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया। इकोनॉमिक्स का जो ब्रांचेज है ना, इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांच में डिवाइड कर दिया गया है। इकोनॉमिक्स को 2 ब्रांच में डिवाइड किया गया है। क्या है? माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स। माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है छोटा छोटा चीज का स्टडी, मैक्रो इकोनॉमिक्स मतलब बड़ा चीज का स्टडी। ठीक है, माइक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है वो स्टडी इकोनॉमिक्स जिसमें हम लोग इंडिविजुअल बिहेवियर को स्टडी करते हैं, इंडिविजुअल पर्सन का बिहेवियर को। और मैक्रो मतलब एक सोसाइटी का इकोनॉमिक एक्टिविटी को हम लोग स्टडी करते हैं। समझ में आ रहा है? तो माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। माइक्रो मतलब जो इकोनॉमी का एक पार्ट को स्टडी कर रहे हैं, मैक्रो मतलब होल इकोनॉमी को स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल देखो, ये क्या है? मेरा हाथ है, पंजा है पूरा, ये एक उंगली, ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। पांचों मिलकर मैक्रो इकोनॉमिक्स। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स, ये उंगली क्या हाथ का पार्ट नहीं है? माइक्रो इकोनॉमिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। तुमको हाथ बनाने के उंगली का जरूरत पड़ेगा, अलग अलग उंगली मिलकर हाथ बनेगा। तो माइक्रो इकोनॉमिक्स में क्या होता है? अलग अलग फैक्टर्स को हम लोग पढ़ते हैं, अलग अलग फैक्टर्स को पढ़ के मैक्रो इकोनॉमिक्स कंबाइन होके बनता है। समझ में आ गया? जैसे कि तुमको नेशनल इनकम निकालना है, कंट्री का, इंडिया का टोटल कितना इनकम है, तो इसके लिए तुमको इंडिविजुअल इनकम पता करना होगा, इसका कितना इनकम है, इसका कितना इनकम। अब जो इंडिविजुअल इनकम पता कर रहे हैं ये हो गया माइक्रो इकोनॉमिक्स। नेशनल इनकम पता कर रहे हैं ये मैक्रो इकोनॉमिक्स। लेकिन मैक्रो नेशनल इनकम पता करने के लिए इंडिविजुअल इनकम तो जानना होगा ना। समझ में आया बात? ये है दोनों के बीच का डिफरेंस और मीनिंग। क्लियर पॉइंट? अब माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स दोनों क्या है? एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है, इंटरडिपेंडेंट है। माइक्रो इकोनॉमिक्स को जब तक सही से स्टडी नहीं किया जाएगा तो मैक्रो इकोनॉमिक्स का स्टडी नहीं होगा। क्लियर पॉइंट? ठीक है, इसको और हम लोग कॉलम बना के क्वेश्चन आंसर्स दे देंगे इसका। ठीक, डिफरेंस जो क्वेश्चन आंसर तो मेरे पास है वो तुम लोगों को प्रोवाइड कर देंगे। ये चैप्टर को सही से समझ लेना है। तो ये छोटा सा चैप्टर है, कोई डाउट ये चैप्टर का? ये चैप्टर से रिलेटेड कोई डाउट नहीं ना? ठीक है, तो आज हम लोग यहीं तक करेंगे। फिर नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर हम लोग स्टार्ट करेंगे। नोट्स हम लोग को प्रोवाइड कर देंगे, उसको तुम लोग अगर स्कूल में मिल जा रहा है तो ठीक, लिखने का ज़रूरत नहीं है। अगर स्कूल में नहीं मिलता है तो फिर हम जो देंगे उसको कॉपी में लिख लेना। बट PDF फॉर्म में तो हमेशा रहेगा ही। हम जो भी नोट्स प्रोवाइड करेंगे वो PDF फॉर्म में ड्राइव में ऑलरेडी अपलोडेड रहेगा।